नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम मैनेजमेंट की दुनिया के एक ऐसी विचारक की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने इस सोच को सीधी चुनौती दी कि कर्मचारियों से बस मशीन की तरह काम करवाना ही प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एकमात्र रास्ता है। हम बात कर रहे हैं रेनेसिस लाइकर्ट की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनके दशकों के काम का निचोड़ है और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि लाइकर्ट के ये जो मानव केंद्रित सिद्धांत हैं, जो मतलब 50-60 साल पहले दिए गए थे, वो आज की इस बदलती दुनिया में भी क्यों इतने जरूरी हैं और वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बदल सकते हैं। बिल्कुल। और लाइकर्ट ने सिर्फ फिलॉसफी नहीं दी, उन्होंने इसे साबित करने के लिए दशकों तक डेटा इकट्ठा किया। उन्होंने इस सवाल को एक विज्ञान की तरह देखा। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, जो हर मैनेजर, हर कर्मचारी, सबके मन में कभी ना कभी आता है। क्या लोगों पे ज्यादा प्रेशर डालने से, डेडलाइन का डर दिखाने से हमेशा बेहतर नतीजे मिलते हैं, या फिर एक सपोर्टिव मतलब एक सहायक माहौल वो लंबे समय में ज्यादा फायदेमंद होता है? ये एक शानदार सवाल है और यही लाइकर्ट के पूरे काम का केंद्र था। इसी का जवाब ढूंढने के लिए 1946 में मिशिगन विश्वविद्यालय में सर्वे रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई। वहां लाइकर्ट और उनकी टीम ने 25 सालों तक एक बहुत बड़ा अध्ययन किया, जिसे मिशिगन स्टडीज के नाम से जाना जाता है। अच्छा। आप इसकी विशालता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें 40 शोधकर्ता शामिल थे और उस समय इस पर $15 मिलियन का खर्च आया था। इसकी तुलना अक्सर मैनेजमेंट की दुनिया के जो प्रसिद्ध हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स है उनसे की जाती है। $15 मिलियन, वो भी उस जमाने में, ये तो वाकई में मतलब एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। तो इस विशाल रिसर्च से जो पहली और सबसे दिलचस्प बात सामने आई वो थी सुपरवाइजरों की दो अलग अलग शैलियों की पहचान। ये क्या थी? हाँ, ये उनके सबसे शुरुआती और सबसे मजबूत निष्कर्षों में से एक था। उन्होंने सुपरवाइजरों को दो खेमों में बांटा। पहला था जॉब सेंटर्ड, काम केंद्रित। हाँ, काम केंद्रित सुपरवाइजर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ काम पर होता है कि टास्क कैसे पूरा हो। ये अपनी टीम पर भारी दबाव डालते हैं, उन पर ज्यादा भरोसा नहीं करते और हर छोटी बड़ी चीज की माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। और प्रेरणा देने के लिए इनका पसंदीदा हथियार होता है गाजर और छड़ी। मतलब इनाम का लालच और सजा का डर। मतलब वो क्लासिक बॉस जिसकी छवि हमारे दिमाग में बनी होती है, मुझे इससे मतलब नहीं कि कैसे होगा, बस ये काम हो जाना चाहिए। और दूसरी तरह का बॉस कैसा था? दूसरा था एम्प्लॉय सेंटर्ड, कर्मचारी केंद्रित। हाँ, कर्मचारी केंद्रित सुपरवाइजर। ये मैनेजर एक कोच की तरह होते हैं। इनका ध्यान टीम बनाने, लोगों के विकास और मानवीय पहलुओं पर होता है। ये कम दबाव डालते हैं, अपनी टीम पर भरोसा करते हैं और कोई भी लक्ष्य तय करने से पहले अपनी टीम से सलाह मशवरा जरूर करते हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, अगर टीम के किसी सदस्य से कोई गलती हो जाए तो वे उसे डांटने या सजा देने के बजाय उसकी मदद करते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि गलती हुई क्यों। सुनने में तो एम्प्लॉय सेंटर्ड वाला तरीका बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई लोग ये तर्क दे सकते हैं कि ज्यादा नरम होने से अनुशासनहीनता बढ़ सकती है, लोग काम को गंभीरता से नहीं लेंगे। क्या लाइकर्ट ने सिर्फ इनकी पहचान की या इसे टेस्ट भी किया? यही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। लाइकर्ट ने इसे साबित करने के लिए एक प्रयोग किया, जहां उन्होंने इन दोनों तरह के सुपरवाइजरों की टीमों की अदला बदली कर दी और नतीजे हमारी आम धारणाओं को पूरी तरह से पलट देते हैं। अच्छा, ये सुनना पड़ेगा। क्या हुआ उस प्रयोग में? जब एक जॉब सेंटर्ड बॉस जो दबाव बनाने में माहिर था, उसने एक अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम को संभाला, तो हुआ ये कि शुरू में प्रोडक्टिविटी तेजी से बढ़ी। हम्म। दबाव काम करता हुआ दिखा, लेकिन कुछ ही महीनों में वो एक स्तर पे आके रुक गई और फिर धीरे धीरे गिरने लगी। टीम के लोग थक चुके थे, उनका मनोबल टूट चुका था और लोग नौकरी छोड़ने लगे थे। मतलब शॉर्ट टर्म में फायदा हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारी नुकसान। वाह! तो मतलब जो बॉस ज्यादा दबाव डाल रहा था, उसकी टीम असल में लंबे समय में पिछड़ गई। ये तो हमारी रोजमर्रा की सोच के बिल्कुल उल्टा है। और जब कर्मचारी केंद्रित सुपरवाइजर ने कमजोर टीम को संभाला तब क्या हुआ? वहां कहानी बिल्कुल उल्टी थी। जब एम्प्लॉय सेंटर्ड बॉस ने एक कमजोर प्रदर्शन करने वाली टीम को संभाला, तो शुरुआत में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। ओके। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टीम का अपने लीडर पर भरोसा बढ़ा, उनका मनोबल बढ़ा, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ने लगी और वो लगातार एक ऊंचे स्तर पर बनी रही।
इससे ये साबित हुआ कि लंबे समय में मानवीय दृष्टिकोण ही ज्यादा टिकाऊ और उत्पादक होता है। ये नर्म होना नहीं है, ये स्मार्ट होना है। तो ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि कर्मचारी संगठन के बारे में कैसा महसूस करते हैं। यहीं से शायद लाइकर्ट के सहायक संबंधों का सिद्धांत आता है ना? एकदम सही। ये सब उसी से जुड़ा है। लाइकर्ट का सहायक संबंधों का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सपोर्टिव रिलेशनशिप्स। ये कहता है कि लीडरशिप को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर बातचीत में, हर फैसले में कर्मचारी को अपना व्यक्तिगत मूल्य और महत्व महसूस हो। जब किसी को लगता है कि उसकी इज्जत की जाती है, उसकी राय सुनी जाती है, तो उसमें संगठन के प्रति अपनेपन की भावना, जिसे लाइकर्ट बिलोंगिंगनेस कहते हैं, वो विकसित होती है। और ये अपनेपन की भावना बहुत शक्तिशाली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक मैनेजर अकेले ही ये भावना पैदा कर सकता है, या फिर संगठन की पूरी बनावट भी इसमें एक भूमिका निभाती है? शायद इसी सोच ने लाइकर्ट को उनके लिंकिंग पिन मॉडल तक पहुंचाया होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। लाइकर्ट ने सोचा कि अगर पूरे संगठन की बनावट ही ऐसी हो जो इन रिश्तों को मजबूत करे, तो क्या होगा? और यहीं से उनका लिंकिंग पिन का आइडिया आया। ये एक पारंपरिक टॉप डाउन ढांचे का एक विकल्प है। इस मॉडल में एक व्यक्ति एक ही समय में दो समूहों का हिस्सा होता है। अच्छा। वो अपने से नीचे वाली टीम का लीडर होता है और साथ ही अपने से ऊपर वाले समूह का यानी अपने बॉस की टीम का एक सदस्य होता है। तो वो एक तरह से पुल या कनेक्टर का काम करता है। बिल्कुल, वो एक लिंक या पिन की तरह काम करता है जो दो टीमों को जोड़ता है। सोचिए आज के दौर में एक प्रोडक्ट मैनेजर के बारे में। वो इंजीनियरिंग टीम, मार्केटिंग टीम और ऊपर बैठे मैनेजमेंट के बीच पुल का काम करता है। सही बात है। वो न सिर्फ मैनेजमेंट के निर्देश नीचे लाता है, बल्कि अपनी टीम की समस्याओं, उनके आइडियाज और यूजर फीडबैक को ऊपर तक भी ले जाता है। इससे नीचे से ऊपर तक दमदार कम्युनिकेशन होता है और सबसे निचले स्तर के कर्मचारी की आवाज भी टॉप मैनेजमेंट तक पहुंच सकती है। ये तो संगठन में जानकारी के बहाव को पूरी तरह से बदल सकता है। तो हमारे पास मैनेजर की शैली है और अब संगठन की संरचना भी है। लाइकर्ट ने इन सभी विचारों को मिला के क्या कोई एक फ्रेमवर्क बनाया? मैंने उनकी 4 प्रबंधन प्रणालियों के बारे में पढ़ा है। हाँ, उन्होंने इन सभी विचारों को 4 मैनेजमेंट सिस्टम्स में बांटा, जिन्हें उन्होंने एक स्केल पर रखा, सबसे बुरे से सबसे अच्छे तक। सबसे पहला है सिस्टम 1, शोषक सत्तावादी। एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव। हाँ, सोचिए किसी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की फैक्ट्री के बारे में। यहाँ मैनेजमेंट को अपनी टीम पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वो मानते हैं कि लोग आलसी हैं और उनसे काम करवाने के लिए डर और सजा जरूरी है। सारे फैसले टॉप पर लिए जाते हैं और टीम का काम बस आदेशों का पालन करना है। सुनने में ही दम घुटता है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद है सिस्टम 2, परोपकारी सत्तावादी, बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव। ये पापा सब जानते हैं वाला रवैया है। यहाँ भी फैसले टॉप पर ही लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा दिखाया जाता है कि ये कर्मचारियों की भलाई के लिए हैं। थोड़ा बहुत मोटिवेशन होता है, लेकिन असली पावर मैनेजमेंट के पास ही रहती है। ये सिस्टम 1 से बेहतर है, पर लोकतांत्रिक बिल्कुल नहीं। और तीसरा सिस्टम? सिस्टम 3, परामर्शी, कंसल्टेटिव। इस सिस्टम में मैनेजर कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अपनी टीम से सलाह तो लेते हैं, जो एक अच्छी बात है, लेकिन अंतिम फैसला उनका ही होता है। ऐसा महसूस हो सकता है कि आपको मीटिंग में बुलाया तो गया, लेकिन फैसला पहले ही हो चुका था। हाँ, होता है ऐसा। कुछ हद तक भागीदारी है, लेकिन सीमित है। और आखिर में आता है सिस्टम 4, जो लाइकर्ट का आदर्श था। हाँ, सिस्टम 4, सहभागी लोकतांत्रिक, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेटिक। ये उनका आदर्श मॉडल है। यहां संगठन की संरचना सपाट होती है, टीमें आपस में मिलकर काम करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैनेजमेंट को अपनी टीम पर पूरा भरोसा होता है और फैसले सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। कम्युनिकेशन ऊपर, नीचे और बराबर हर दिशा में होता है। इसका नतीजा होता है हाई मोटिवेशन, बेहतरीन टीम वर्क और जबरदस्त प्रोडक्टिविटी। लेकिन एक सवाल है, क्या सिस्टम 4 हर स्थिति में काम करता है? क्या एक आपातकालीन स्थिति में, जैसे कि एक अस्पताल के इमरजेंसी रूम में या किसी सैन्य अभियान में, एक ज्यादा सत्तावादी दृष्टिकोण की जरूरत नहीं होगी? वहां आप सबसे सलाह मशवरा करने में वक्त बर्बाद नहीं कर सकते? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, लाइकर्ट का मतलब ये नहीं था कि हर फैसला वोटिंग से लिया जाए। उनका मतलब था कि सिस्टम 4 के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। अच्छा। यानी भरोसा, खुला संचार और आपसी सम्मान। एक इमरजेंसी रूम में भी सर्जन अपनी टीम पर भरोसा करता है,
हर कोई अपना रोल जानता है और उनके बीच एक बेहतरीन कम्युनिकेशन होता है। फैसला सर्जन लेता है, लेकिन वो एक भरोसे और सम्मान के माहौल में लिया जाता है। तो संरचना भले ही सत्तावादी दिखे, लेकिन उसकी आत्मा सहभागी हो सकती है। ये बहुत बढ़िया स्पष्टीकरण है। तो ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या लाइकर्ट के पास इसे वैज्ञानिक रूप से मापने का कोई तरीका था, या ये सब सिर्फ थ्योरी ही थी? नहीं नहीं, उन्होंने इसे सिर्फ थ्योरी तक नहीं रखा, उन्होंने इसे एक वैज्ञानिक आधार दिया। इसके लिए उन्होंने संगठन की सेहत को मापने के लिए 3 तरह के वेरिएबल्स यानी चर बताए। पहला, कारण चर, कॉजल वेरिएबल्स। ये वो चीजें हैं जो सीधे मैनेजमेंट के कंट्रोल में होती हैं, जैसे संगठन की नीतियां, उसकी संरचना और लीडरशिप की शैली। जैसे एक मैनेजर सिस्टम 1 की तरह बर्ताव कर रहा है या सिस्टम 4 की तरह। ये इनपुट हैं। ठीक है, ये तो मैनेजमेंट के एक्शन हो गए। इसके बाद आते हैं मध्यवर्ती चर, इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। ये संगठन की आंतरिक सेहत या उसका मूड होता है, जो कारण चरों से प्रभावित होता है। इसमें कर्मचारियों की वफादारी, उनका मोटिवेशन, टीम वर्क का स्तर और आपसी संघर्ष जैसी चीजें शामिल होती हैं। और आखिर में आता है नतीजा, यानी पैसा। बिल्कुल। तीसरा है अंतिम परिणाम चर, एंड रिजल्ट वेरिएबल्स। ये वो आउटपुट है जिसे आप बैलेंस शीट में देख सकते हैं, जैसे कंपनी की कमाई, लागत और बिक्री। लाइकर्ट का तर्क था कि इन तीनों के बीच एक सीधी रेखा है। तो इसे पचाने के लिए एक पल लेते हैं। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट जो भी नीतियां बनाता है, कारण चर, उसका सीधा असर कर्मचारियों के मूड और प्रेरणा, मध्यवर्ती चर पर पड़ता है। और वही मूड अंत में कंपनी के मुनाफे, अंतिम परिणाम को तय करता है। ये तो एक सीधी लाइन है। एकदम सही। और कई मैनेजर ये गलती करते हैं कि वे सिर्फ अंतिम परिणाम को देखते हैं और मध्यवर्ती चरों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे बिक्री बढ़ाने के लिए दबाव डालते हैं, जिससे टीम का मनोबल गिरता है और अंततः बिक्री और भी कम हो जाती है। ये तो बहुत तार्किक लगता है। और अगर कोई संगठन, जो मान लीजिए सिस्टम 1 पर चल रहा है, वो सिस्टम 4 में बदलना चाहे, तो क्या लाइकर्ट ने इसके लिए भी कोई रास्ता सुझाया? हाँ, और उन्होंने अचानक बड़े बदलावों के खिलाफ सख्त सलाह दी थी। उनका मानना था कि अगर कोई संगठन रातों रात सिस्टम 1 से सिस्टम 4 में कूदने की कोशिश करेगा, तो वो पूरी तरह से ठप हो सकता है। इसके बजाय उन्होंने 5 कदमों वाली एक धीमी प्रक्रिया का सुझाव दिया। पहले अपने लिए आदर्श मॉडल को परिभाषित करें, फिर मापे कि आप आज कहाँ खड़े हैं, अपनी ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करें, एक एक्शन प्लान बनाएं और आखिर में उसे धीरे धीरे लागू करें। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और आखिर में संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट के बारे में उनके क्या विचार थे? क्या सिस्टम 4 जैसे एक आदर्श संगठन में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए? इस मामले में उनके विचार एक और महान विचारक मैरी पार्कर फोलेट से काफी मिलते जुलते थे। उनका मानना था कि संघर्ष अपने आप में बुरा नहीं है, सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि उसे कैसे संभाला जाता है। उन्होंने 2 तरह के संघर्षों में अंतर बताया। पहला है वास्तविक संघर्ष, सब्सटैंटिव कॉन्फ्लिक्ट, जो काम या आइडिया से जुड़ा होता है, जैसे प्रोडक्ट को लॉन्च करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। इस पर बहस करना रचनात्मक है, इससे बेहतर विचार निकलते हैं। और दूसरा विनाशकारी होता होगा? हाँ, दूसरा है भावनात्मक संघर्ष, इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, जो व्यक्तिगत मुद्दों, अहंकार और भावनाओं से जुड़ा होता है। तुम हमेशा मेरे आइडिया को काटते हो, ये विनाशकारी होता है। लाइकर्ट की सबसे महत्वपूर्ण सलाह यह थी कि काम से जुड़े मुद्दों को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए एक मैनेजर को भावनात्मक झगड़ों को कम से कम करना चाहिए। सही बात है। अगर लोग एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप से लड़ रहे हैं, तो वे काम की समस्या को कभी नहीं सुलझा पाएंगे। एक भरोसेमंद सिस्टम 4 का माहौल भावनात्मक संघर्ष को कम करता है और वास्तविक संघर्ष को बढ़ावा देता है। तो आज की चर्चा को अगर समेटें, तो लाइकर्ट का संदेश शीशे की तरह साफ है। कर्मचारियों पर दबाव बनाना शॉर्ट टर्म में भले ही काम करता दिखे, लेकिन लंबे समय में कर्मचारी केंद्रित दृष्टिकोण ही ज्यादा उत्पादक और टिकाऊ होता है। लिंकिंग पिन मॉडल संगठन में नीचे से ऊपर तक कम्युनिकेशन का हाईवे बनाता है, और सिस्टम 4 यानी एक सहभागी और लोकतांत्रिक प्रणाली किसी भी संगठन के लिए आदर्श लक्ष्य होना चाहिए। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर लाइकर्ट का काम हमें ये याद दिलाता है कि संगठन मशीनों से नहीं, इंसानों से बनते हैं। उनका दिल उसके लोग होते हैं। जब आप लोगों में निवेश करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं और उन्हें महत्व देते हैं, तो नतीजे अपने आप बेहतर होते हैं। ये सिर्फ नैतिकता की बात नहीं है, ये बिजनेस की भी बात है। चलिए, आज की इस गहरी चर्चा को हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। आज की दुनिया में, जहां रिमोट वर्क है, गिग इकोनॉमी है
और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट के तरीकों को पूरी तरह बदल रहा है। लाइकट के सहायक संबंधों और सहभागी प्रबंधन जैसे मानव केंद्रित सिद्धांतों को कैसे अपनाया जा सकता है या कैसे विकसित किया जा सकता है? क्या एक ऐसी दुनिया में जहां आपका बॉस एक एल्गोरिदम हो सकता है, इंसानी भरोसे और सम्मान की जरूरत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है? इस पर जरूर सोचिएगा।